हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। संज्ञा शब्द जो है सम प्लस ज्ञा। सम जो होगा उपसर्ग और ज्ञा शब्द है, इन दोनों से मिलके बना है। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। इस संपूर्ण विश्व में जो भी वस्तुएं या जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबका ज्ञान जो होगा वो संज्ञा के द्वारा होता है। ठीक है। इस पूरे विश्व को में दो ही चीजें होती हैं, इसको नए नजरिए से समझिए। संज्ञा को आज तक आपने सिर्फ रट्टा ही है कि संज्ञा किसी वस्तु स्थान प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन आप इसको एक अलग नजरिए से पढ़िए आज मेरे साथ। संज्ञा जो है पूरे विश्व में जो है दो ही तरह की चीजें होती है। एक तो होती है वस्तु और एक होती है उस वस्तु के द्वारा की गई क्रिया। जैसे कि पंखा एक वस्तु है और जब पंखा चल रहा है तो मतलब कि वो उसकी क्रिया है। और इस वस्तु में ही हम प्राणी या मनुष्य को भी रख सकते हैं। ठीक है ना। अब जो भी प्राणी या मनुष्य या वस्तुओं के नाम होंगे, स्थान आदि के नाम होंगे, वो क्या होंगे? संज्ञा होगी। संज्ञा के स्थान पर जिसका भी यूज होता है, जिन शब्दों का यूज होता है वो होते हैं सर्वनाम। और इन सब की विशेषता बताने वाले होंगे विशेषण। तो इन सबको क्या कहेंगे? नाम पद कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। और जो ये क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। और इसे क्रियापद कहेंगे। क्रियापद। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि का बोध होता है, आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। मतलब शाब्दिक अर्थ ये कि जैसे कि इंग्लिश में एक ही परिभाषा होती है, ऑल नेमिंग थिंग्स आर नाउन। जो भी जिनका भी नाम है वो सब नाउन है, वो सब संज्ञाएं हैं। ठीक है। अब शब्द क्या होते हैं? शब्द दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी। ठीक है ना। अब जो ये विकारी होते हैं इनमें क्या होता है कि लिंग, वचन, काल, कारक या पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन अगर हो तो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन होगा वो विकारी होंगे। और इन सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द। अब देखिए लिंग के हिसाब से कैसे होगा। लिंग के हिसाब से देखें अगर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लड़का पढ़ता है। ठीक है। लड़की पढ़ती है। अब लड़का था तो पढ़ता है और लड़की है, तो यहाँ पर लिंग की वजह से यहाँ पर बदलाव आ गया। जो विकार पैदा हुआ है इसी वजह से इसे विकारी शब्द कहते हैं। और अब आप बात देख ले सकते हैं कि कारक वचन के हिसाब से देख लेते हैं। पहले इसमें वचन है, तो अगर मैं कहूं कि लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़के पढ़ते हैं, आ गया परिवर्तन। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियों के साथ में पढ़ते तो नहीं लिख सकते ना, तो परिवर्तन हुआ है, मतलब कि ये भी विकारी शब्द है वचन के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करें कि कारक के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो काल के अकॉर्डिंग
वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, उसने पढ़ा। हर बार अलग यूज हुआ है, पढ़ता है, पढ़ेगा या पढ़ा। तो 3 तरह से यूज हुआ है, तो मतलब काल के अकॉर्डिंग, काल के हिसाब से भी जिसमें विकार पैदा होंगे, जिन शब्दों में विकार पैदा होंगे वो विकारी शब्द होंगे। अब बात करेंगे कारक। तो कारक के हिसाब से कैसे होंगे, जैसे लड़के ने पढ़ा, लड़के ने सुना, अब लड़के आ गया तो ने आ गया। ये जो ने है ये कारक है, कारक चिन्ह है। लड़की में गुण है, अगर ऐसे कहें कि लड़के में गुण है तो ये जो में है ये कारक चिन्ह है। हर बार ये जो होगा ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ने है, यहाँ पर में है। तो जितनी बार भी अलग अलग तरह से यूज करते हैं, तो अगर परिवर्तन होता है तो मतलब ये विकारी शब्द है, और अविकारी शब्द होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन से होते हैं, बात करें कि दूसरा पेन यूज करती हूँ मैं। अविकारी शब्द होंगे और, क्यों, से, धीरे धीरे। ये किसी भी तरह से नहीं बदलेंगे, मतलब कि भूतकाल में भी इनको ऐसे ही लिखे जाएंगे, भविष्य में भी ऐसे ही, और वर्तमान में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगर लड़का होगा तो भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, लड़की होगी तो भी ऐसे लिखे जाएंगे। देखिए, लड़का और लड़की। लड़का क्यों खाता है, लड़की क्यों खाती है। तो मतलब जब ये यूज हुए तो इनका लड़की के साथ में भी ये क्यों, यही वर्ड यूज हुआ, क्यों, और लड़के के साथ में भी यही वर्ड यूज हुआ। लड़के से खाना खाया नहीं जाता, से, लड़की से खाना खाया नहीं जाता, लड़की से पढ़ा नहीं जाता। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है। और इसके अलावा और भी होंगे, नहीं भी होगा। लड़का नहीं आया, लड़की भी नहीं आई। तो दोनों हर बार, चाहे काल, कारक, पुरुष, और इन सबके अकॉर्डिंग ये कभी नहीं बदलेंगे। ये होंगे अविकारी शब्द। की, क्योंकि, परंतु, राधा तो आई परंतु मेघा नहीं आई। ठीक है, राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। तो हर बार जो सेम यूज हो रहा होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, वही अविकारी शब्द होंगे। आ गया समझ में। संज्ञा किसे कहते हैं, अब यहाँ देखिए संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वर्ग, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको एक और समझाती हूँ। अभी हमने बात की कि नाम, वर्ग, वस्तु के नाम, स्थान और भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब देखिए, नाम क्या हो सकता है, कुछ भी नाम ले लीजिए, राम, श्याम, राधा, सीता, मीरा, कुछ भी। तो राम। अब ये राम किस वर्ग का है, लड़का है कि लड़की है, तो ये है लड़का। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु की। तो वस्तु का नाम ले लीजिए, जैसे कि पंखा।
ठीक। स्थान की बात करें तो स्थान हो गया जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जो भी है, बीकानेर। भाव, भाव क्या हो सकते हैं, जैसे कि खुशी। खुशी कोई दिखता नहीं है लेकिन इसका नाम है, अगर हम खुश होते हैं तो खुशी। दुख, ठीक है, गुस्सा। और विचार की बात करें तो विचार के क्या नाम होंगे, जैसे कि ईमानदारी, जिम्मेदारी। ये किसी के प्रति हमारे विचार होते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत जिम्मेदार है। तो जो विचारों को इन सबके जो नाम है वो सबके सब संज्ञा कहलाएंगे। अब संज्ञा की अवधारणा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा जो होती है दो प्रकार की होगी। संज्ञा की क्या अवधारणा है कि संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। मूर्त वही होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो जो मूर्त होती है उसमें कौन से आएंगे? व्यक्तिवाचक। ये तो हो गई संज्ञा की अवधारणा, लेकिन ये संज्ञा के भेद हैं, और ये भेद 3 तरह के होते हैं। कहीं कहीं पे 5 तरह के बताए जाते हैं, लेकिन आगे देखिए आप किस तरह से 3 तरह के होते हैं और 5 तरह के क्यों नहीं होते, ये बात भी हम करेंगे। पहला हो गया व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक। अब देखिए, जो व्यक्ति होगा उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जातिवाचक है तो कोई भी अगर शब्द किसी जाति विशेष को मतलब प्रकट कर रहा है, मतलब कि वो उसे इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो जातिवाचक होगी, जिसे कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि जाति के वाचक के एक उदाहरण बताती हूँ आपको। पर्वत हो गया, पर्वत। अब ये व्यक्तिवाचक तो इसका मतलब होगा कि ये पूरी दुनिया में एक इसके जैसा सिर्फ एक होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इसके जैसा सिर्फ एक होगा, और जो जातिवाचक है इसके जैसे अनेक होंगे। अब अनेक कैसे होंगे? जैसे कि पर्वत है, अब पर्वत कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, या कोई और पर्वत, ठीक है ना। और वही अगर हम इसका नाम दे देते हैं कि हिमालय पर्वत, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो उसको आगे बात समझ में। ये तो जातिवाचक का मतलब यही होगा कि इसके जैसे बहुत सारे होंगे। आपको यही समझना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है। व्यक्ति तो एक स्पेशल किसी का नाम होगा जो उसके जैसा सिर्फ एक ही होगा। जैसे कि गंगा, ठीक है, गंगा एक नदी है और वो एक ही है। लेकिन अगर बात करें कि नदी, तो नदी तो बहुत सारी हो सकती हैं। सरस्वती है, सरयू है, गंगा है, यमुना है, बहुत सारी नदियां हैं। तो अगर हमने सिर्फ एक ही नदी का नाम लिया तो वो गंगा का लिया या सरस्वती का लिया, तो वो एक ही नदी के व्यक्तिवाचक में आएंगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ नदी कहा तो जातिवाचक में आएगी। अब बात करते हैं अमूर्त। अमूर्त संज्ञा में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। जो भाव है, जो विचार है, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, और जो महसूस कर सकते हैं उन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे कि प्रेम, घृणा, ठीक है, उत्साह, खुशी, दुख। ये सब ऐसे हैं कि हम इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सफलता, विफलता, तो ये सब आएंगे भाववाचक में, जिसमें सिर्फ हमारे मन का भाव प्रकट होता हो, वो होंगे भाववाचक।
जो किसी एक का इंडिकेट करते हैं, जो सिर्फ किसी एक को ही दर्शाते हैं, वो होंगे व्यक्तिवाचक, और जिसके जैसे अनेक होंगे वो होंगे जातिवाचक। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इसको समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में सिर्फ एक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होगा कि ये दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक, पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं। अगर हम पहले से किसी को जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को पहले से जानते हो, आपके कोई रिश्तेदार है, जैसे कोई राधा है, सीमा है, सब जो भी है, उन्हें आप पहले से जानते हो, तब तो आप उनको पहचान सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी दूसरों के घर में गए और उनके रिश्तेदारों को अचानक से देख लेते हैं, तो आप उनको थोड़ी पहचान सकोगे। तो वही बात है इसमें कि पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं। अगर हम अचानक से देखेंगे तो हम नहीं पहचान सकते, तो गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, तो लड़के के गुण वाले तो बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक स्पेशल राधा है, इस राधा के गुण वाली तो बहुत सारी राधा नहीं हो सकती ना, वो तो सिर्फ एक ही है, मीरा है। इसके जैसे गुण वाली तो सिर्फ एक ही है, मीरा ही है। मीरा का नाम लेते ही मीरा ही इंडिकेट करती है, वही मीरा जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पहले से जानते हैं। अचानक से हम नहीं पहचान सकते, और उसके गुणों के आधार पर नहीं पहचान सकते, ठीक है। गुण के आधार पर, जैसे कि लड़की है, तो लड़की के गुण वाले बहुत सी लड़कियां होंगी। अब ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ पे राम, तो राम क्या है, व्यक्ति है, ठीक। अगर मैं बात करूँ हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ क्या है, शहर है। इसको इस तरह से देखिए, शहर का नाम है हनुमानगढ़, व्यक्ति का नाम है राम। अब बात करते हैं अरावली। अरावली क्या है, पर्वत है, इस पर्वत का नाम है। अब जैसे पर्वत है, पर्वत को तो अलग अलग गुण, पर्वत का तो एक ही गुण होता है कि बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। लेकिन अरावली एक विशेष है, अपने आप में विशेष, इसके जैसी दूसरी नहीं है। अब बात करें कि गंगा, गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है। तो आप समझ गए होंगे ये सब जो संज्ञाएं हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनी, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया में एक ही है, इनके जैसा कोई नहीं है। पहले से अगर हम जानते हैं तो ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं, और गुण के आधार पर हम इनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि इनका खुद का अलग से गुण होगा। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जो होती है, दुनिया में इसके जैसा दुनिया में इसके जैसे जो भी वस्तुएं होंगी बहुत सारी होंगी, ठीक है। जैसे कि लड़का है, पत्थर है, पत्थर क्या है, अनेक सारे पत्थर हो सकते हैं, जैसे कि संगमरमर का पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या और भी बहुत सारे तरह के पत्थर होते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। लड़के हैं, जैसे दुनिया के तमाम लड़के इसी में ही आ जाएंगे। नदियां हैं, नदी है तो नदियों में सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, घग्गर नदी, जो भी हैं वो सारी नदियां इसके अंदर आ जाएंगी। तो मतलब क्या है कि दुनिया में इसके जैसे क्या है, वस्तु या व्यक्ति जो भी है, ये सब बहुत सारे होंगे। तो वो होंगे, जो बहुत सारे होंगे वो एक जाति विशेष को प्रकट करेंगे। यहाँ पे जाति का मतलब कि कास्ट नहीं होगा। कोई ये सोच ले कि कोई, जैसे कि कोई पंडित या फिर राजपूत, ऐसी जाति नहीं है। मतलब कि इस जाति का मतलब एक क्लास होगा, एक वर्ग विशेष होगा, जो उस कंप्लीट वर्ग को इंडिकेट करता है। जैसे कि लड़का है, वो सारे दुनिया के सारे लड़कों को इंडिकेट कर रहे हैं। पत्थर है, इस दुनिया में जितने भी तरह के पत्थर हैं, जितने भी तरह के, ठीक है। चाहे हीरा भी एक पत्थर ही है, जो नग वगैरह हम पहनते हैं वो सब पत्थर है। तो वो सभी पत्थरों को ये इंडिकेट कर रहा है। नदी है, वो सारी नदियाँ इसी के अंदर आ गई। तो जो बहुत सारी होती हैं वो जाति विशेष में आएंगे। और उस व्यक्ति या वस्तु को पहले से देखना या जानना आवश्यक नहीं, केवल लक्षणों और गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, ठीक है। आप जा रहे हैं कहीं पर, वहां से एक नदी बह रही है। अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसका नाम ही पता हो, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि नदी है, पानी बह रहा है खूब सारा,
कहीं जा रहे हैं, पहाड़ है बड़े बड़े, उन पहाड़ों के पर्वतों के नाम तो आपको जरूरी नहीं है कि भी हिमालय पर्वत है या कौन सा पर्वत है, लेकिन आपको पता है कि ये एक पर्वत है। अब जातिवाचक संज्ञा में ही दो तरह की और भी हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। जो समूहवाचक संज्ञा ये किसी एक समूह विशेष को इंडिकेट करेगी, जैसे कि मान लीजिए सेना में बहुत सारे लोग होंगे, जिसको गिना जा सकता है वो समूह होगा, ये देख लीजिए आप। या फिर हम कक्षा की बात कर सकते हैं, जिनको भी गिना जा सकता है वो समूह होंगे। और द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य एक पदार्थ भी कहते हैं, द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं? चीनी हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गया। अब आपको एक बात बता दूं कि जो आप ये सोचेंगे कि द्रव्यवाचक है तो ये चीनी, मिट्टी, ये तो पानी, ये सब अलग अलग है, ये तो ठोस में आ गए और ये पानी में आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पदार्थ होते हैं इन्हीं को द्रव्य कहा जाता है और ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है। और जो पानी है ये द्रव अवस्था में है, जबकि ये दोनों जो है ठोस अवस्था में है। तो ये आएंगे किसके अंदर? द्रव्यवाचक में या पदार्थवाचक में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो समूह वाचक और द्रव्यवाचक जो भी संज्ञा है वो दोनों की दोनों जातिवाचक में है, और ये जाति को ही इंडिकेट करती है, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लैटराइट और बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं, तो वो जाति को इंडिकेट कर रही है। लेकिन फिर भी ये द्रव्य पदार्थ के अंदर काउंट होती है, इसलिए ये जो होंगी वो द्रव्यवाचक तो होंगी, लेकिन ये जातिवाचक के ही दो भाग हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आप इनको, अगर कोई पूछे आपसे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। लेकिन जो 2 भेद एक्स्ट्रा जो कि और बताते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक इनको अलग से काउंट नहीं करते हिंदी में, ये जातिवाचक के ही 2 भेद हैं। अब हम बात करें कि व्यक्ति, जाति या भाव के आधार पर संज्ञा। ठीक है ना। बात करते हैं पर्वत, विंध्याचल, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ताकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो। नदी, गंगा। अब आप बताइए कि पर्वत क्या है? पर्वत है जाति। विंध्याचल क्या है? नाम। नाम है मतलब आप यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हो। व्यक्तिवाचक जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। नदी क्या है? ये भी ये जातिवाचक है, और गंगा होगी व्यक्तिवाचक। ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण समझिए। पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। अब ये सब क्या है? पत्थर क्या है? पत्थर में बहुत सारी तरह के पत्थर आ जाते हैं, तो ये जाति है। संगमरमर, क्या संगमरमर व्यक्तिवाचक है? नहीं, संगमरमर जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि संगमरमर के भी खुद के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे काला संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, ये भी बहुत सारे तरह के संगमरमर होते हैं, तो जातिवाचक में आएगा संगमरमर भी। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी बहुत तरह की होती है, इसलिए इसे भी जातिवाचक में ही रखेंगे, ये ना व्यक्तिवाचक में नहीं आएंगे। इसके अलावा एक और बताती हूँ आपको। वस्तु, अनाज, गेहूँ। ठीक है। और गेहूँ की एक किस्म होती है कल्याण सोना।
वस्तु क्या है? अब वस्तु बताइए कि जातिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा। वस्तु जो आएगा वो हमेशा भाववाचक में आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम जब तक हम किसी को देखते नहीं हैं तो हम यही कहेंगे कि वस्तु है, लेकिन जब हम उसका एक नाम रख देते हैं पर्टिकुलर तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। लेकिन अभी वस्तु बोल रहा है तो वस्तु तो एक भाव है कि कुछ वस्तु है। अब कौन सी वस्तु है, क्या है, क्या नहीं है, तो वो भाववाचक में आएगा। अनाज, अनाज जातिवाचक। अनाज बहुत तरह का होता है, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, अलग अलग तरह के अनाज होते हैं, चावल हो गया। अब गेहूँ, गेहूँ क्या जो व्यक्तिवाचक है? नहीं, गेहूँ भी व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि गेहूँ की भी खुद की बहुत सारी किस्म होती है, तो ये भी जातिवाचक है। ठीक है ना। अब बात करें कल्याण सोना। अब कल्याण सोना भी बहुत तरह का होता है। कल्याण सोना गेहूँ की किस्म होती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह से होते हैं, अलग तरह की होती है, तो ये भी जातिवाचक में आएगी। तो जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो जातिवाचक में आती है, और जो सिर्फ एक होती है वो व्यक्तिवाचक में आती है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं। देखिए, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय से जैसे कि सुंदर, सुंदर से सुंदरता। कवि, कवि संज्ञा है व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा कवि, तो कवि से कविता। विविधता, धीरता, वीरता। ऐसे ही सुंदर से सौंदर्य भी बनता है। काव्य, यहाँ पे यह प्रत्यय। और धैर्य की बात कर ली जाए, यहाँ भी यह प्रत्यय। पन, बड़प्पन, बचपन। ठीक है। तव, गुरुत्व, ममत्व, महत्व। ई प्रत्यय की बात करें, जैसे मेरा से ममत्व, गुरु से गुरुत्व, महत्व। ई, लाली, बर्बादी, बहादुरी। इसमें जो प्रत्यय लगा लास्ट में ई प्रत्यय लगा है, बड़ी ई। अगर आ प्रत्यय की बात करें तो गुस्सा, धंधा। आ प्रत्यय तो ये जो वर्ड मैं बता रही हूँ सारे भाववाचक में आएंगे, क्योंकि इनको हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते। जिस चीज को छू नहीं सकते वो भाव होते हैं। ठीक है ना। गुस्सा हो गया, गुस्से को हम महसूस कर सकते हैं, गुस्से को हम छू नहीं सकते। खुशी को हम छू नहीं सकते, लेकिन आ प्रत्यय से गुस्सा, धंधा, ठीक है, निंदा, शोभा, जो भी ऐसे बनेंगे वो होंगे भाववाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा में आएंगे ये सारे के सारे वर्ड। एक ना प्रत्यय से भी बनता है, जैसे कि फुसफुसाना, खेलना, कूदना, चीखना, खाना। खाना तो चलो क्रिया हो गई। ये तो हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा तक कंप्लीट। लेकिन अब कल आपको और थोड़ा सा सिखाना है कि कैसे एक दूसरे से ये चेंज हो जाते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक बनती है, भाववाचक से कैसे व्यक्तिवाचक हो, जो भी है ये सब मैं आपको बताऊंगी कल वाले टॉप वीडियो में। तो
थैंक यू। थोड़ा सा इसको आगे भी शेयर कीजिए और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट्स वीडियो है। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।